हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं आपके लिए आपके जो भी टीचिंग से रिलेटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सभी में आपसे पूछे जाते हैं, आपके लिए एक सीरीज़ लेके आई हुई हूँ। और इसमें हमने प्याजे जी शुरू करे थे, फर्स्ट क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर मेरे साथ आप जुड़ जाइए, आगे हम इनकी स्टेजेस के बारे में भी यहाँ पर सेकंड क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जो प्याजे थ्योरी है ये आपकी 2 क्लास में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हम पीछे वाला थोड़ा जो है देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको इस तरीके से, ये मैंने आपको सब कराया था। प्याजे की हमने थ्योरी पढ़ी थी, इनकी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी। और यहाँ पर मैंने इनके आपको जन्म और मृत्यु वगैरह में बताया था। और फिर यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, इनकी बुक हमने पढ़ी थी। और इसके बाद हमने इनके जो हैं सिद्धांत के बारे में एक नज़र डाली थी इस तरीके से। और आज इन्हीं सिद्धांत को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके जो चरण हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने इनके वो कवर करे थे, इनके जो मूल चरण हैं, ठीक है, वो कंप्लीट करे थे। तो यहाँ पर ऐसे हमने बताया था आपको कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसी को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे सक्रिय निर्माता होते हैं ज्ञान के, और प्याजे रचनावादी हैं। यहाँ पर हमने इनके एलिमेंट्स करे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको इनके एलिमेंट्स बता दिए हैं। आपको कितने समझ में आए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाला भी जो है पॉइंट क्लियर कर लिया था कि क्या है आपका। इसके बाद हमने ये देखा था कि अकोमोडेशन और अडेप्टेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, कि कैट और डॉग वाला एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पर हमने जो है आपको इसके थोड़ा डिटेल में भी बताया था। तो इस तरीके से हमने ये अपनी क्लास यहाँ पर करी थी। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे यहाँ पर प्याजे जी की जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा ये आज का होगा, ठीक है। और ये आपकी प्याजे थ्योरी है, और जैसे कि आपको पता है, और मैं आपके लिए ये सारे आपके जो भी ऑल टीचिंग एग्जाम होते हैं, CTET, DSSB, KVS, NVS और UP टेट, और भी जो आपके बिहार वगैरह में होते हैं, उनमें भी इन प्याजे थ्योरी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं। मैं इसमें आज आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ लास्ट में। तो यहाँ पर देखना आप किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर के हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो यहाँ पर ये हमारे संज्ञानात्मक विकास की कितनी 4 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं, और इसको हम SPCF जो है शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। एस माने होता है सेंसरी मोटर स्टेज, और ये आपकी 0 से 2 वर्ष की है। और सेकंड स्टेज है पी का मतलब है प्री ऑपरेशन स्टेज, और ये आपकी 2 से 7 ईयर की है। इसके बाद सी है, तो सी मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये आपकी 7 से 11 ईयर की है। इसके बाद एफ है, एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये आपकी 11 से 15 ईयर की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी स्टेजेस हैं, और इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको 11 से 15 वाली को हम कभी कभी 12+ भी कह सकते हैं, ठीक है। 12+ या एबव भी लिखा आ सकता है। तो इनको आप इंग्लिश में नाम इनके याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में इसके कई तरीके के नाम होते हैं, ठीक है। अलग अलग हर स्टेज के और भी कई कई नाम हैं, सही है। तो हम इन्हीं को देखेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ मेरी क्लास में बने रहिए, और हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे इसके साथ साथ, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपना आज हमारा क्या होने वाला है इसके बाद। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जीन प्याजे के विकास के चरण हैं, और इनको जो है 4 स्टेजेस में यहाँ पर बांटा गया है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है इसमें अवस्थाएं दी हैं, सेकंड कॉलम में इसकी आयु लिखी गई है, और इसमें अगले कॉलम में जो है यहाँ पर इसकी विशेषता लिखी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम देखते हैं। पहली अवस्था यहाँ पर है ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। ज्ञानेंद्रियाँ तो 0 से 2 वर्ष की होती है, जो हमने सेंसरी मोटर अभी पढ़ा था जिसको, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इंद्रियों और क्रियाओं से जो है बच्चा सीखता है। तो स्पर्श करता है, देखता है, मुख से बोलता है के माध्यम से सीखता है, ठीक है। अगली स्टेज यहाँ पर दी है कि प्री ऑपरेशन, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये आपकी होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। और इसमें बच्चा क्या होता है, भाषा का विकास करता है और प्रतीकों का उपयोग करता है, ठीक है। और यहाँ पर
अहंकारी सोचता है। मतलब कि अहंकारी सोचता है, इसका मतलब ये है बच्चा ऐसा सोचता है कि जो वो कह रहा है वही सब वही अच्छा है, तो जो चीज़ उसको पसंद है वही चीज़ सबको पसंद होगी। ठीक है, अगला इसमें है कि संरक्षण और तर्क को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी कमी होती है इस स्टेज की। आगे चलेंगे, अगली स्टेज देखेंगे। अगली स्टेज यहाँ पर दिया है यथार्थ में चालू। तो यथार्थ में चालू इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, ये आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। और यहाँ पर बच्चा क्या होता है, जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो जिन चीज़ों की कमी पाई जाती है वो सारी जो है उसमें इसमें विशेषताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो ठोस जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में अधिक तार्किक जो है चिंतन करने लगता है, या चिंतन तार्किक रूप से सोचने लगता है, और संरक्षण को भी समझने लगता है जो ऊपर की स्टेजेस में नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद अगली स्टेज यहाँ पर है औपचारिक परिचालन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी है 12 से प्लस है। ठीक है, तो कभी कभी इसमें आपकी एज होती है 11 से एबव दे दी जाती है। ठीक है, 11 से 15 भी कह सकते हैं और 11 से एबव भी आ जाती है। ठीक है, तो दोनों सभी कंडीशन में ये आपकी राइट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमूर्त और काल्पनिक सोच विकसित करता है, बच्चा अपने भविष्य और नैतिक मुद्दों के बारे में सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, अमूर्त तरीके से सोचता है। यहाँ पे बच्चा जो है ईगो सेंट्रिस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर अहम केंद्रित भी होता है, जो हमारी किशोर अवस्था की ये वाली आयु होती है। ठीक है, इसमें बच्चा यहाँ पर बच्चा क्या होता है, यहाँ पर अडल्ट की तरफ बढ़ता है यहाँ पर बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेज बता दी, इसे हम और अच्छे से जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी पहली स्टेजेस है। इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये संवेदी पेशी अवस्था होती है और सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष होती है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको पिक भी लगाई हैं, तो इनसे आप समझ सकते हैं कि किस एज का ये बच्चे की बात कही जा रही है। ठीक है, इससे कहीं ना जो ये लगाई जाती हैं डायग्राम्स जो लगाए जाते हैं, इनसे हमें थोड़ा हमारा इमेजेस बनती है, और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं हमारी ये इमेजेस जो है हमें याद रह जाती हैं। तो आगे हम चलेंगे। इसके बाद अगली स्टेज हमारी क्या है, अगली स्टेज हमने अभी जैसे कि देखा पूर्व संक्रियात्मक है, इसे हम जो है प्री ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं, या प्राक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे अपने में ही खेल रहे हैं। यहाँ पर जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात होती है कि यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या होता है, जीववाद होता है। ठीक है, क्या होता है, जीववाद, जैसे मतलब निर्जीव वस्तुओं को वो सजीव समझता है। जैसे कि ये बच्ची देख रहे हैं आप, इसकी डॉल है और इसको ये दूध पिला रही है, लेकिन ये पी नहीं रही है, लेकिन ये इसको पिला रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस एज में बच्चे होते हैं। आगे चलेंगे, अगली स्टेज देखेंगे। अगली स्टेज यहाँ पर ये है मूर्त है, इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इनके आप नाम याद रखें, क्योंकि नाम से क्वेश्चन जो है कभी कभी अलग तरीके के नाम होते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जो है इनके नाम इंग्लिश में याद करें। ठीक है, और ये आपकी 7 से 11 की होती है, जैसे कि अभी हमने देखा, और ये बच्चे की स्कूल एज होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। अगली स्टेज हमारी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी। तो अगली अवस्था हमारी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है, इसमें फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं, और ये 11 से 15 के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 11 से एबव भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा बड़ा होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इमेजेस के माध्यम से देखा। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन जो हैं बन रहे हैं और आ भी रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर किसी का भी उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली स्टेज देखेंगे। हमारी पहली स्टेज है संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, तो ये आपकी जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। यहाँ पर बच्चा इसको 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, सेंसिस प्लस मोटर। ठीक है, सेंसिस का मतलब इंद्रियां होती हैं, मोटर का मतलब होता है गत्यात्मक। ठीक है, क्या होता है, गत्यात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप और याद रखें कि सेंसिस आर टीचर्स। तो बच्चे के क्या होते हैं, जो इंद्रियां होती हैं वही उसकी टीचर होती हैं, क्योंकि बच्चा अपनी इंद्रियों से ही सीखता है। ठीक है, तो कौन कौन सी इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां हैं, जैसे कि आपको पता ही है, तो उनसे बच्चा जो है सीखता है। आगे चलेंगे, आगे और देखेंगे। अब इसके नाम और देख लेते हैं, क्योंकि नाम पूछे जाते हैं कि इसको अन्य नाम के किस किस नाम से जाना जाता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, और गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको हम और अच्छे से जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि
सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इसकी विशेषता मेन जानेंगे। इसमें रिफ्लेक्शन योजनाएं, बच्चा क्या होता है, रिफ्लेक्शन योजनाएं करता है, ठीक है। और जन्म से 1 माह तक के बीच में ये क्रिया कब होती है, जन्म से 1 माह तक का जब बच्चा होता है, रिफ्लेक्शन एक्शंस जो है बच्चा करता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन जो एक्शंस होते हैं, ये कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये वो क्रियाएं होती हैं कि जिन पर जो है हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि पलकों को झपकना, ठीक है, जैसे प्रतिवर्ती बुद्धियों का निर्माण खंड के रूप में होना, प्रतिवर्ती व्यवहार का अंधाधुंध तरीकों से लागू होना, ठीक है। और सेंसरी मोटर क्या होती हैं, अहम केंद्रित होती हैं, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ें क्या आती हैं, जैसे मान लो बच्चा क्या होता है, अपनी इंद्रियों से सीख रहा है, तो उसके अपने हाथ पैर होते हैं और आँख होती हैं, जीभ होती हैं, ये सारी यहाँ पर काम आती हैं उसकी, ठीक है, सीखने के लिए ये सारी होती है। और रिफ्लेक्शन एक्शन और होते हैं, जैसे पलकों का झपकना हो गया, बच्चे का दूध पीना हो गया, और दिल की धड़कनों का जो दिल का धड़कना, ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन एक्शंस होते हैं। अगला यहाँ पर दिया है पॉइंट की प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं। तो ये बच्चा 1 से 4 महीने का होता है तब करता है। इसमें क्या होता है कि शरीर पर केंद्रित मोटर क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अंगूठा है और मुट्ठी चूसना। जैसे आपने देखा होगा कि 1 से 4 माह का बच्चा होता है, तो क्या अपने उंगलियों को हमेशा मुंह में देता रहता है, अपनी मुट्ठी को जो है चूसता रहता है उसको, ठीक है। थर्ड इसमें है द्वितीय वृत्तीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर थर्ड अभिक्रिया क्या करता है बच्चा इसमें, कि ये आपका 4 से 8 महीने के बीच में करता है। और इसमें कार्य के कारण, इसमें क्या होता है, इसके कार्य के कारण उत्पन्न होने वाली रोचक ध्वनियाँ और दृश्य दोहराना, ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, नई तरीके की आवाज़ें निकालता है, ठीक है। आपने देखा होगा इस एज के बच्चे को, क्या वो पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें निकालता रहता है, ठीक है। अगला है इसमें कि शिशु का ध्यान बाहर के ओर, पर्यावरण की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा बाहर भागता रहता है। आपने देखा, अगर इस एज के अगर आपने आसपास बच्चे देखे होंगे, तो वो बच्चे घर में नहीं रुकते हैं, एकदम उनको बाहर ले जाने में, उनको अगर आप बाहर ले जाते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं, ठीक है। तो वो पर्यावरण की ओर मुड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो हमारे समाज में चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं, उनको देख देख के जो है उनसे सीखते हैं और बाहर की तरफ उनका रुझान होता है, सही है। आगे चलेंगे, आगे और देखेंगे इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट्स में देखेंगे, वही चीज़ है, इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इंद्रियों के माध्यम से बच्चा अधिक सीखता है, ठीक है, देखकर, छूकर और चखकर। इसके बाद है गामा कुशलता सीखने में मदद करती है, मतलब मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि मोटर स्किल्स से बच्चा सीखता है। और लक्ष्य केंद्रित मतलब गोल डायरेक्ट बिहेवियर करता है। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, गोल डायरेक्ट बिहेवियर करता है, दिशा निर्देशित व्यवहार करता है, मतलब कि खिलौने तक पहुँचने के लिए वो हर तरीके से जाता है, चाहे वो घिस घिस के जाए, चाहे रगड़ रगड़ के जाए, लेकिन वो खिलौने तक पहुंचता है। उसका उद्देश्य होता है कि मुझे खिलौने तक पहुंचना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसी चादर पे, ये एग्जांपल काफ़ी बार आता है कि एक जो है चादर है, वहाँ पर खिलौना रखा है, वहाँ पर बच्चा पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो ये किस स्टेज में है, तो इसी स्टेज में ये होता है, ठीक है। गोल सेंटर्ड, गोल डायरेक्शन बिहेवियर होता है। अगला है वस्तु स्थायित्व, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। और ये आपका जो है, यहाँ पर बच्चा क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस में होता है, बच्चे की जो नज़र के सामने है वही उसको सब सही लगता है, अगर जो नज़र से दूर हो जाता है उसको जो है वो भूल जाता है, ठीक है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है, क्या होता है, आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व में, मतलब इस स्टेज में की शुरुआत में वस्तु स्थायित्व नहीं होता है। जब बच्चा जब स्टार्टिंग की एज में होता है बच्चा, तब वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ये आ जाता है, ठीक है, बच्चे के अंदर ये गुण आ जाता है वस्तु स्थायित्व का, ठीक है। ठीक है। वो अगर मान लीजिए विलंबित अनुकरण, मतलब कि अगर बच्चा अपनी मम्मी को मेकअप करते हुए देखेगा तो वही नकल वो भी करेगा। अगर पापा को शेव बनाते हुए देखेगा तो वो भी शेविंग जो है, कभी आप देखेंगे उसको शेविंग कर रहा है, तो कभी आप देखेंगे अगर आप कहीं चले गए हैं तो, या उसकी मम्मा कहीं चली गई हैं, तो वो क्या करेगा, उनका मेकअप उठा के यूज करेगा। फिर चाहे वो लिपस्टिक को क्या है अपनी आंखों पे लगा ले, काजल को अपने होठों पे लगा ले, कहीं भी लगा ले, कैसे भी करे, लेकिन वो करने की कोशिश करेगा। और ये जो है ये विलंबित अनुकरण बच्चा होता है, ये जब करता है जब आप नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें जो है स्टोर होने लगती हैं, ठीक है, उसको याद रहता है कि हाँ मुझे ये करना है। अगला इसमें पॉइंट है कि असहज प्रतिवृत्ति क्रियाओं की आवश्यकता, ठीक है, अवस्था, असहज प्रतिवृत्ति क्रियाओं की अवस्था, तो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शन, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। आगे चलेंगे,
और देखेंगे अब हम इसको, आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, सेकंड स्टेज। तो ये आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगली हमारी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की होती है। और इसको अन्य कौन कौन से, और इसके अन्य कौन कौन से नाम है, इसे हम प्री ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं और प्री स्कूल एज या प्ले भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि स्कूल जाने से पहले की एज होती है, इसलिए हम प्री स्कूल एज कहते हैं। प्ले वे मतलब यहाँ बच्चा खिलौने से सीखता है। तो चलिए देखते हैं अब हम इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये पिक के द्वारा ऊपर भी बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है यहाँ पर डॉल को दूध पिला रही है। तो ये क्या है, ये है जीववाद, मतलब कि बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझता है। क्या है, निर्जीव को भी सजीव समझता है, अपनी डॉल से भी क्या करता है, बातचीत करता है। और एक एग्जाम्पल और इसमें है कि ज़मीन पर अगर वो गिर जाता है तो क्या करता है, उसे मारने के लिए क्या है, अपनी माँ से कहता है, ये कहता है कि अरे इससे जो है इसने मुझे मारा है, आप इसको भी मारिए। तो उसकी माँ अगर उसको मारने लगती है किसी भी निर्जीव चीज़ को, तो वो खुश हो जाता है, कहता है अरे वाह मेरी भी पिटाई होगी और इसकी भी पिटाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे के अंदर जो चीज़ें होती हैं। आगे और चलेंगे और अच्छे से जानेंगे इस स्टेज को हम। इसकी जो है विशेषताएं देखते हैं। इसमें जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले इसमें है सिंबॉलिक स्टेज है, इसे हम चिन्हात्मक अवस्था या पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था भी कहते हैं, और ये आपकी 2 से 4 वर्ष की होती है। और दूसरा इसमें है कि इन्वेंटिव स्टेज, इसे हम कहते हैं अंतर्दर्शी अवस्था या सहजात्मक अवस्था कहते हैं। और इसकी स्टेज एज क्या होती है, ये होती है 4 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है। अब हम चलेंगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए आप पूर्व संचालन विकास चरण, तो पहला इसमें है प्रतीकात्मक कार्य उपचरण, ठीक है। इसे हमने 2 से 4 वर्ष में रखा बांटा गया है। तो इसमें बच्चा कैसे सीखता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है यहाँ पर, ठीक है। आदर्श वस्तुओं को जो है प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला इसमें है प्रतीकात्मक खेल होते हैं, यहाँ मतलब खेल के दौरान नाटक करना, जैसे घर में खेल खेलना, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है कि नाटक के, अगर उसको आप कुछ खिला रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से उसके सामने नाटक कर सकते हैं। अगला इसमें होता है अहम केंद्रित होता है। बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। बच्चा क्या, सेल्फ सेंट्रिज्म मतलब स्व केंद्रित होता है। इसमें क्या, बच्चे को जो गेम पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए, बच्चे को जो चॉकलेट पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए। अगर आपने उसके लिए उसकी किसी भी चीज़ के बारे में जो है कुछ गलत कह दिया तो वो क्या है, नाराज़ हो जाता है या रोने लगता है। तो दुनिया को केवल अपने नज़रिए से यहाँ पर बच्चा देखता है। इसके बाद जीववाद अभी हमने जैसे देखा था, बच्ची क्या डॉल को दूध पिला रही थी, ठीक है, और बच्चे क्या हैं, डॉल से बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो निर्जीव वस्तु होते हैं उनमें क्या बच्चा समझता है कि इनके अंदर जीवन है, ये भी हमारी तरह ही है। तो अगला यहाँ पर है केंद्रीकरण क्या है, एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, कि बच्चा एक पहलू पर ही मतलब ध्यान केंद्रित कर पाता है। जैसे मान लीजिए आजकल सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ़ोन है। जैसे आप बच्चे को फ़ोन दे दिए, अगर उसे पता है कि अब इसमें यूट्यूब चलता है, उसे ये नहीं पता है इससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं या इससे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। उसे केवल एक चीज़ पता है कि इससे हम क्या है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख सकते हैं या वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर फ़ोन के एक ही पहलू को देख रहा है। आगे चलेंगे, अगला इसमें चरण दिया है सहज विचार उपचरण। तो ये आपका 4 से 7 वर्ष का होता है। इसमें क्या है, बच्चा जिज्ञासा, यहाँ पर बच्चा जिज्ञासा करता है, क्या ऐसा क्यों होता है, रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है बच्चा, ठीक है। इसके बाद है आदिम तर्क, यहाँ पर क्या है, बुनियादी सहज तर्क का उपयोग करता है बच्चा। अगला है संरक्षण का अभाव, मतलब कि बच्चा संरक्षण का क्या होता है, बच्चे के अंदर अभाव होता है, ठीक है। क्या होता है, बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव होता है, ठीक है। तो आगे अगली इसमें दिया है कि वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है, वस्तुओं को एक विशेषता के आधार पर समूहीकृत करना। बच्चा क्या होता है, चीज़ों को वर्गीकृत नहीं कर पाता है यहाँ पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता। अगला है क्रमबद्धता, मतलब क्या है, क्रमबद्धता। इसमें क्या है, वस्तुओं को एक आयाम जैसे कि आकार के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना। तो बच्चा यहाँ पर चीज़ों को क्या है, क्रम में नहीं लगा पाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और कह सकते हैं कि सिंबॉलिक थॉट होता है। बच्चे के अंदर क्या होता है, सिंबॉलिक थॉट होता है, ठीक है, कि चिन्हों से वो सीखता है, जैसे कि अभी हमने देखा। और एक और भी विशेषताएं इसकी हैं, आगे हम देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद है और भी विशेषताएं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं यहाँ पर है अहम केंद्रवाद, जीववाद हमने देख लिया, यथार्थवाद आपका, और
एकत्रित करना, मतलब चीज़ों को यहाँ पर बच्चा कलेक्ट करता है जहाँ से जहाँ। आप देखेंगे बच्चे के पास जहाँ से जो उसके टूटे फूटे खिलौने होंगे उनको भी वो इकट्ठा कर करके रखता रहता है। इसके बाद लास्ट यहाँ पर है संरक्षित। क्या है? संरक्षित। ये भी इसके अंदर बच्चे के अंदर होता है। अब यहाँ पर आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे इस स्टेज के बारे में। तो इस अवस्था में बच्चे क्या है, प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से बहुत सीखते हैं। ठीक है, तो एज तो मैंने आपको बताई थी 2 से 4 वर्ष की होती है और इसकी सीमाएं क्या होती हैं। यहाँ पर जीभ बात जो हमने अभी देखा था। इसके बाद पलटाभी आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर बच्चे के अंदर पलटाभी का गुण नहीं आ पाता है कि अगर आप उसको सेम ग्लास की चीज़ में दे रहे हैं, कोई भी चीज़ पीने को या खाने पीने को, तो उसको लगता है, अगर आप सेम ग्लास के 2 ग्लास मान लीजिए आपने सेम 2 ग्लास ले लिए हैं, ठीक है, और इस वाले ग्लास को आपने इस वाले में डाल दिया है, इसकी जो चीज़ है इसमें डाल दिया है, तो बच्चा क्या लगेगा उसको कि अरे इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। ठीक है, तो बच्चा इस चीज़ को चॉइस करेगा और इसको नहीं करेगा, तो बच्चा पलटाभी का गुण इसके अंदर नहीं आ पाता। ठीक है, अलट पलट का गुण नहीं आ पाता। ठीक है, और बच्चा ये नहीं समझ पाता यहाँ पर कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बनता है, तो पानी से बर्फ़ भी बन सकती है। ठीक है, तो ये पलटाभी के गुण में आते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। और जैसे मान लीजिए 2 + 3 है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल और होगा कि 2 + 3 है बराबर क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर 3 + 2 बराबर भी 5 होगा, ये वह नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता है। आगे चलेंगे और देखेंगे। अहम केंद्रित हमने देख लिया, ईगो सेंटर्स होता है, जैसे परिवार समाज में जैसा वो कह रहा है वही सब कुछ अच्छा है, वही सब कुछ सर्वोपरि है। ठीक है, जो चीज़ उसे पसंद है वो सबको पसंद होनी चाहिए। केंद्रीकरण, ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या होता है, वस्तु को संबंधित कम या अधिक की गलती करते हैं। ठीक है, अगला है अतार्किक चिंतन की अवस्था। यहाँ पर बच्चे का कैसा तार्किक होता है, तो यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा जाए अतार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है, तो इसी एज में होता है। ठीक है, कौन सी, प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है। और भाषा का विकास, यहाँ पर बच्चे की भाषा का विकास होने लगता है। सही है, आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने ये स्टेज भी कंप्लीट कर ली है। अगर हम थर्ड स्टेज देखेंगे अपनी, हमारी थर्ड स्टेज यहाँ पर दी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट स्टेज कहते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर ये स्कूल एज होती है, बच्चा यहाँ से स्कूल जाने लगता है, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी 7 से 11 वर्ष की आयु होती है। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर समझेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चे के अंदर जो प्री ऑपरेशन स्टेज में गुण नहीं आ रहे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कॉन्क्रीट स्टेज में ये सारे गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं। बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, मतलब तर्कपूर्ण सोचने लगता है, और केंद्रीकरण भी होता है, संरक्षण भी होता है, वर्गीकरण भी बच्चा कर लेता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, इसको और अच्छे से जानेंगे। जैसे यहाँ पर डिसेंट्रेशन भी कर लेता है, रिवर्सिबल का भी उसके अंदर गुण आ जाता है। जैसे कि बच्चा जो बर्फ़ को पानी वाला गुण मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल, ये भी समझने लगता है कि हम बर्फ़ से पानी बनना है तो पानी से बर्फ़ भी बन जाएगा। ठीक है, और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी बच्चा करने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसमिटेड मतलब कि आरोही अवरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में बच्चा जो है चीज़ों को लगाने लगता है। आगे और चलेंगे, इसको और अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर दिया है कि तार्किक चिंतन की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है मूर्त वस्तुओं के प्रति। अगर है पलटाभी का गुण यहाँ पर आता है, जो मैंने आपकी बताया था। विकेंद्रीकरण भी हो जाता है, जैसे वस्तु अथवा व्यक्ति की वास्तविकता की समझ जो होता है विकसित हो जाती है और वह कम या अधिक की गलती नहीं करता। ठीक है, अगला यहाँ पर इसमें गुण दिया है कि श्रेणीबंध। यहाँ पर श्रेणीबंध है कि बच्चे वस्तुओं को आरोही अवरोही में लगाने लगते हैं, व्यवस्थित करने लगते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये सेम वही चीज़ है। यहाँ पर इसके बाद है वर्गीकरण है, ये भी करने लगता है। और कारण और प्रभात, कारण और यहाँ पर प्रभावी, इसके बारे में बच्चा समझने लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम स्किप कर देते हैं, मतलब हम सोचते हैं अगर इसमें से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आता है। इनमें बच्चों को किसी भी घटना के कारणों में जानने लगता है कि अगर कोई घटना हो रही है घर में, कोई बात में मतलब कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई और बात हो रही है, तो उसको उसके कारण को समझने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे इसके बाद है यहाँ पर है ट्रांसिटिव संक्रमिकता। तो तीनों वस्तुओं में इसमें 2 के बीच में रिश्ता बनाने लगता है, मतलब कि 3 वस्तुएं जैसे ए, बी और सी है, तो इसमें बच्चा मतलब अपना तर्क लगाने लगेगा और ये समझने लगेगा कि क्या अंतर है। ठीक है, सी और बी में क्या अंतर है, ये समझने लगता है बच्चा। आगे चलेंगे,
अब हम नेक्स्ट स्टेज को देखेंगे। यहाँ पर जो है मैंने आपको स्टेजेस जो हैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है सेकंड पार्ट है। तो इसको अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट भी देखिए, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे पेपर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, तो फोर्थ स्टेज हमारी यहाँ पर क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं। ये आपकी 11 से 15 वर्ष की होती है या एबव भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या इसकी पहचान होती है। यहाँ पर कभी कभी आपको 12 से 18 भी देखने को मिल जाएगा। इसको परिभाषित करने के लिए मतलब कि यही है कि परिभाषा में कुछ नहीं है इसमें, कि बच्चा का ये चौथा चरण होता है और ये जो प्याजे जी की जो प्याजे हैं उनकी ये लास्ट स्टेज है, और ये आपकी 11 वर्ष से इससे अधिक आयु की भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एबव हो सकती है। और यहाँ पर बच्चा क्या है, सामान्य सोच होती है, बौद्धिक तर्क होता है, नैतिक तर्क होता है बच्चे के अंदर, आलोचनात्मक विश्लेषण होता है। ये यहाँ पर मुख्य इसकी विशेषताएं, इसके उदाहरण मान सकते हैं। परिप्रेक्ष्य लेना होता है यहाँ पर, और क्या होता है बच्चे के अंदर, यहाँ पर निरंतर भाषा का विकास होता है इस स्टेज में। आगे चलेंगे, अब हम इसको अच्छे से और जानेंगे। प्याजे के अनुसार क्या है, तो प्याजे के अनुसार संज्ञान का सर्वोच्चम अवस्था होती है। यहाँ पर बच्चा क्या है, संज्ञान का सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा इसमें विकास होता है, और इसमें बच्चे अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनमें चिंतन की वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी विकसित हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताएं क्या है इस स्टेज की, और है कि अमूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है और नियमन चिंतन की शुरुआत हो जाती है, वस्तुनिष्ठता होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। और देखेंगे, और यहाँ पर परिकल्पनात्मक चिंतन का निर्माण हो जाता है और निगमनात्मक परिकल्पना का भी चिंतन होता है, मतलब वैज्ञानिक चिंतन बच्चे के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इसको हर तरीके से बच्चा समझने लगता है, ठीक है। और इमेजिनरी ऑडियंस होता है, मतलब बच्चा ये समझता है कि सब उसी को देख रहे हैं। इसमें एक गुण और होता है, किशोर क्या होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। क्या ईगो सेंट्रिज्म होते हैं। कैसे होते हैं कि दोस्तों के सामने अगर आपने उनके मम्मी पापा या किसी ने बड़े ने उनकी बुराई कर दी या उनके बारे में कुछ बोल दिया, तो बहुत ही उनके अहम पर एकदम से आ जाती है और वो कुछ भी गलत कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, यहाँ पर काल्पनिक दर्शन होता है। क्या होता है, काल्पनिक दर्शन होता है। बच्चे को लगता है कि सब उसी को देख रहे हैं, ठीक है। तो बार बार बच्चा क्या करता है, आईना देखता है, बार बार अपने आप को देखता है कि अरे वो मुझे देख रहा है। अगर छोटा सा पिंपल भी आ गया तो उसे लगता है अरे मेरे पिंपल हो गया, सब मुझी को देख रहे हैं। या वो किसी तरीके से कहीं भी जाता है उसे यही लगता है कि सारे लोग उसी को देख रहे हैं, ठीक है। काल्पनिक दर्शन मतलब क्या होता है, इमेजिनरी ऑडियंस होता है। आगे देखते हैं, हम आगे क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। ये एक बार और देख लेते हैं हम इसको, जो औपचारिक संकल्पना इसमें है। तो परिकल्पना निर्माण होता है, परिकल्पना परीक्षण होता है, और कसौटियाँ होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये होती हैं। आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर ये हमने अपनी जो है थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब इससे रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और यहाँ पर एक बार आप और देख सकते हैं इसको। ये सारी हमने स्टेजेस के बारे में देखा है, ठीक है। जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, प्री ऑपरेशन, यथार्थ या चालू, यहाँ पर इसको आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर हमारी औपचारिक परिचालक, ठीक है। इसके ये आपकी स्टेज दी है यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पे। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या है, इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। इसमें भाषा, छवियों और मानसिक दुनिया को समझ के माध्यम से समझता है। यहाँ पर तार्किक सोच विकसित हो जाती है, जो 7 से 12 का बच्चा होता है। और 12 साल का जो होता है तो काल्पनिक सोच होती है, वैज्ञानिक तर्क होता है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार क्या है, दुनिया को समझने लगता है। तो इस तरीके से हमने प्याजे की सारी स्टेजेस को क्या है, कवर किया है। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या आपके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर हम अपने। तो यहाँ पर हम इस थ्योरी से रिलेटिव जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास सुगम होता है, तो अनुकूलन के द्वारा, पुनर्वलन के द्वारा, पूर्वाभ्यास के द्वारा, या कलन विधि के द्वारा। तो किसके द्वारा, अनुकूलन के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा, तो देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। ये यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है। इसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों का सही सुमेलित जोड़ चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये स्टेजेस दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेज में कौन सी जो है चीज हुई है। ठीक है, तो संवेदी चालक अवस्था, इसमें नाटकीय खेल में संलग्न होता है बच्चा। या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में क्षमता आती है। यह आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क में सक्षम होता है बच्चा। तो यहाँ पर राइट आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी स्टेज है जिसमें जो है सही विशेषता बताई गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारी यहाँ पर जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है, कौन सा, बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। सही है, तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें लगेगा कि आपको अरे सारी स्टेजेस तो सही हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर सारी स्टेजेस की विशेषता पता होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या पता कौन सी विशेषता आपको इस तरीके से पूछ ली जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को जो है क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो किसमें, संवेदिक पेशीय में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में या अमूर्त संक्रियात्मक में। तो बच्चा जब चीज़ों को क्रम से लगाना लगता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या आपका आरोही या अवरोही क्रम में, तो यहाँ पर हमारी ये कौन सी स्टेज होती है, ये आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर ये आपकी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। इस तरीके से आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि आपका कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं। तो किस में बच्चे के अंदर संरक्षण भी आ जाता है और वर्गीकरण करना भी आ जाता है। तो संवेदीगात्मक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में या आपका औपचारिक संक्रियात्मक में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, तो जो पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा चीज़ें नहीं कर पाता है, यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक में वो सारे उसके अंदर गुण आ जाते हैं। ठीक है, यह सारी वो चीज़ें करने लगता है। ठीक है, आगे चलेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी जो एक चीज़ है, यहाँ पर एक विशेषता दी है जो नहीं है। तो उचित पुरस्कार और दंड की उपयोगिता करना। सेकंड है सीखने के लिए बच्चों को तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। सिक्स हमारा है, सी नंबर हमारा है कि व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति या आपका खोज अधिगम। तो राइट आंसर क्या है फिफ्थ का, राइट आंसर हमारा यहाँ पर है कि उचित पुरस्कार। तो यहाँ पर जो है पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, यहाँ पर ये नेगेटिविटी आपको दर्शाती है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, तो इसीलिए ये सही है क्योंकि नहीं पूछा गया है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है कि पूछा गया है तो वहाँ पर नहीं होता, तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। अब हम चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सही क्रम पूछा है कि संवेदी अनुभव होता है, परिवर्तनीय मानसिक क्रियाएं होती हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, या प्रतीकात्मक और सहज विचार होता है। पहला यहाँ पर दिया है। सेकंड दिया है कि संवेदी अनुभव प्रतीकात्मक और सहज विचार होता है, या प्रतिवर्तीय मानसिक क्रियाएं होती हैं, या परिकल्पनात्मक चिंतन होता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेज में कौन सी मेन चीज़ें बताई गई हैं। तो अगला हम देखेंगे, सी वाला दिया हमारा है कि प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिकल्पनात्मक चिंतन, संवेदी अनुभव या परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट भी पढ़ लेते हैं।
तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया है डी नंबर की, प्रतिवर्तीय मानसिक सक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार, संवेदी अनुभव। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, इसका हमारा राइट आंसर होगा 6 वाले का बी वाला, ठीक है, क्योंकि बी में सारे आपको सीक्वेंस वाइज लिखा है। सबसे पहले संवेदी अनुभव होता है बच्चे के अंदर, फिर वो प्रतीकों से सीखता है जैसे हमने बताया था आपको, और यहाँ पर क्या है सहज विचार भी करने लगता है। अगली स्टेज जो है थर्ड वाली, उसमें प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह में लगाने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, और जो कम ज़्यादा भी समझने लगता है। अब लास्ट हमारा है परिकल्पनात्मक चिंतन। तो सबसे लास्ट में जो औपचारिक अवस्था हमारी है, संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे के अंदर परिकल्पनात्मक चिंतन आ जाता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन आ जाता है। तो हमारा ये बी वाला राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है बी वाला, ठीक है, तो इसको आप बी वाले को टिक कर लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 7th नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित नहीं करता है तो और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुदृढ़ीकरण, भाषा, भौतिक दुनिया का अनुभव या नकल। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा है थर्ड वाला, भौतिक दुनिया का अनुभव, ठीक है। बच्चे क्या जो बाहर से जो है सीखते हैं, अनुभव करके बच्चे सीखते हैं। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे द्वारा दिया गया है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की विशेषता को दर्शाता है। तो पहला यहाँ दिया है कि बच्चे में कारण प्रभाव संबंध और वस्तु प्रदर्शन के विचार का विकास होता है। अगला यहाँ पर दिया है कि बच्चे में संरक्षण जैसे सिद्धांतों की समझ प्राप्त होती है, तार्किक विचार उभरता है। थर्ड है बच्चे प्रतीकात्मक रूप से दुनिया का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है फोर्थ है तार्किक विचार के कई रूपों को बनाने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है, जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ है आपका। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला, क्या है, सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है, कि बच्चे में संरक्षण जैसे सिद्धांतों की समझ प्राप्त हो जाती है और तार्किक चिंतन उभरते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, सेकंड वाला। अब हम चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे यहाँ पर सही पूछा गया है, सही है, तो देखेंगे कौन सा सही है। पहला चरण दिया है कि चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है, तो आपको बताना हो सकता है या नहीं हो सकता है। सेकंड है उनका तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने की बजाय निरंतर होता है। थर्ड इसमें है कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण अलग अलग चरण प्रस्तावित किए हैं। फोर्थ है यहाँ पर कि चरण अपरिवर्तनीय है, अर्थात किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है, सही पूछा है। तो यहाँ पर 5 स्टेज तो नहीं दिए इन्होंने, और इन्होंने जो है ये भी नहीं कहा है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों को उनकी बजाय बच्चा क्या है निरंतर आगे बढ़ता है, और ना ही उन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक की बात की है, ठीक है, संस्कृति की भी बात नहीं की है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर है कि जो चरण होते हैं अपरिवर्तनीय होते हैं, और ऐसा भी नहीं है हम एक को छोड़ के दूसरे पे पहुँच जाएं, सही है। तो राइट आंसर क्या है, फोर्थ वाला है। तो फोर्थ वाला राइट आंसर है यहाँ पर हमारा। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और वह देखती है कि पेंसिल ए पेंसिल बी से लंबी है, ठीक है।
पेंसिल ए जो है पेंसिल बी से लंबी है और पेंसिल बी पेंसिल सी से लंबी है, ठीक है। जब रूही यह अनुमान लगाती है कि ए पेंसिल सी से लंबी है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ जैसे कि अगर आपने स्टेजेस अच्छे से देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि ए बच्चा बी में और बच्चा सी में और बच्चा सी में जो है इन दोनों में डिफरेंस पता करने लगता है और इन दोनों में भी डिफरेंस जो है उसको पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, श्रृंखला संरक्षण सकारात्मक विचार, या आपका आएगा हाइपोथेटिको निगमनात्मक तर्क जीन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा थर्ड वाला। तो बच्चे में सकारात्मक विचार आ जाता है और ये आपकी कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है। कौन सी होती है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी हम इसको कहते हैं, संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने ये 10 ही क्वेश्चन करे हैं। तो आज हमने जो पियाजे की थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली है आज की क्लास में हमने, और उससे रिलेटिव आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं मैंने वो भी आपको करा दिए हैं प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पर मेरी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से न्यू थ्योरी लेके आऊँगी और आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी ताकि इनसे आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपके पेपर्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी आपके सामने। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।